अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD भी कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इसमें होता क्या है, इसकी पैथोफिजियो क्या है। जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, इसमें होता क्या है कि ये जो टॉर्टल सेल्स हैं एचसीएल की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है उसकी टोन जो होती है वो कम हो जाती है, वो मेंटेन नहीं होती, वो जो होता है रिलैक्स हो जाता है। लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो अब यहाँ से जो एचसीएल जो प्रोडक्शन हो रही है एसिड की, तो वो बैक उसका रिफ्लेक्स होता है। जब उसका बैक रिफ्लेक्स होगा तो एसोफेगस में जाएगा, जब एसोफेगस में जाएगा तो उसको क्या होगा, उसको बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है। पेशेंट को जो होगा बर्निंग सेंसेशन होगी। अब बर्निंग सेंसेशन की होती है, देखिए ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर कौन सी एपिथेलियम है, स्टमक के अंदर कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। और इसके अंदर ग्लैंड लगे होते हैं और ग्लैंड जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, और म्यूकस होता है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। यहाँ से एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो ये जो एसिड होता है इस लेयर को डैमेज नहीं करता, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर, इसके ऊपर म्यूकस एक लेयर बनी होती है। एसोफेगस में क्या होता है, एसोफेगस में होता है सिक्वेमस एपिथेलियम होती है, सिक्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। सिक्वेमस एपिथेलियम होती है यहाँ पे, और सिक्वेमस एपिथेलियम होती है। अब क्योंकि इसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसके अंदर ग्लैंड ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, इसके ऊपर म्यूकस लेयर नहीं आती, ठीक है। इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। तो जो एसिड होता है, अगर ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स हो जाए, ठीक है, तो ये जो एसिड है ये बैक रिफ्लेक्स करेगा और इधर जाके इसको इरिटेशन करवाएगा, इसको जाके इसको इरिटेशन करवाएगा पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको डैमेज भी करवाएगा, इन्फ्लेमेशन भी होगी। तो ये जो होता है ना बैक एसिड जो जा रहा होता है इधर जो इसके अंदर इसोफेगस के अंदर, लोअर एसोफेगस में, तो इसे कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। और क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है। चेस्ट पेन होगी उसको, जब इधर जो होगा बैक एसिड की रिफ्लेक्स हो रहा है, इसको इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको चेस्ट पेन होगी, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होती है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होती है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होगी। और क्या होगा, ये जो एसिड होता है ये बैक इसको इसकी रिगर्जिटेशन होती है, ठीक है। ये माउथ में आता है, ठीक है। ये जो टंग जो था माउथ में आएगा। और क्या होगा, उसको जो होगा होर्सनेस जो होगा ना, उसकी वॉइस जो होगी, जो मोस्टली वो जो सुबह जो उठेगा तो उसकी होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। क्यों, क्योंकि ये जो माउथ में आ रहा है एसिड, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, ठीक है। एक तो ये रीजन होगी। बैक रिगर्जिटेशन हो रहा है जो होता है इसके में जो होता है जब वो बंदा रात को जो होता है वो जब सोता है, ठीक है। रात को जब वो सोता है तो उसका जो एसिड है रिफ्लेक्स करके बैक इसके जो होगा ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया से आगे इसके लंग में जाएगा, लंग में जाएगा तो जो ब्रोंकाई होंगे तो वो क्या करेंगे, वो उसका स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है। एसिड से वो क्या करेंगे, वो स्पाज्म करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एस्मा होगा, ठीक है। तो उसको जो होगा डिस्पनिया होगा रात को, ठीक है। उसको जब रात को सोया होगा तो उसको होगा डिस्पनिया होगा, ठीक है। डिस्निया होगा, ठीक है। डिस्निया होगा, उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो उसको एक तो डिस्निया हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो रही है, नक्टर्नल डिस्निया से कहते हैं, नक्टर्नल डिस्निया होगा रात को, नक्टर्नल डिस्निया होगा। उसको कफ भी होगी, इधर जो है कफ रिफ्लेक्स, उसके एसिड आएगा, इरिटेशन होगी, इधर एसिड जब आएगा ट्रेकिया में आएगा, ब्रोंकाई में आएगा, उसकी कफ रिफ्लेक्स जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे इरिटेशन की वजह से, तो उसको कफ रात को जो होगा कफ भी होगी, ठीक है। कफ होगी रात को, और उसको नेक्टर्नल डिस्निया हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होती है, ठीक है। रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होती है। और क्या होता है, इधर जो एसिड बैग जाता है माउथ में जाता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। कॉमनली इन सुबह उनको जो सिम्टम आ रहे होते हैं उसको होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, ठीक है। तो ये इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनको। सोर थ्रॉट होता है, सोर थ्रॉट होता है। तो ये सोर थ्रॉट क्यों होता है, यहाँ पे एपिग्लोटिस में जो होता है, इधर से एसिड जाता है एपिग्लोटिस में, जब एसिड इसके बाद इधर जाएगा एपिग्लोटिस में तो उसको उसकी वजह से उसको जो होगा वो सोर थ्रॉट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के जो सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में। और इसकी कॉज क्या होती है, इसकी पैथोफिजियो क्या होती है, पैथोफिजियो इसकी जो होती है वो लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स होता है, इसकी वजह से जो होती है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस, इसको रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एसिड बैक आता है और ये जो एसिड होता है इसको डैमेज करवा देता है, स्क्वेमस एपिथेलियम को जब डैमेज करवाएगा तो उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। तो लोअर एसोफेगस पे इसको इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो इसे कहते हैं एसोफेजाइटिस, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस भी कहते हैं। रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक कंटेंट इन द बैक लोअर एसोफेगस रिजल्टिंग इन द एसोफेजियल इरिटेशन, एसोफेगस की इरिटेशन होगी, और इरिटेशन होगी और इन्फ्लेमेशन होगी। एसोफेजाइटिस हो जाएगा, इरिटेशन होगी, उसको बर्निंग सेंसेशन होगी। एसोफेजाइटिस है जिसको इन्फ्लेमेशन है तो उसको जो होगी रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होगी, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होगी। और इसमें होता क्यों है, लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियो होती है, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है इसकी रिलैक्सेशन होती है इसकी पैथोफिजियो में। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर में देखें, इसके जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या आते हैं। एक तो होता है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, एक तो क्या होता है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया जो है वो ये जो स्टमक का ये जो कार्डिया होता है ना, ये जो होता है ना चला जाता है डायफ्राम से ऊपर चला जाता है, ठीक है। कार्डिया जो होता है, जो एसोफेजियल जो हाइटस होता है ना, यहाँ से डायफ्राम है, ये वाला डायफ्राम है, इधर से एसोफेगस पास कर रहा है और ये हाइटस एसोफेजियल हाइटस, और यहाँ पे स्टमक है, ठीक है। और ये जो
कार्डिया वाला पार्ट है ना, स्टमक का जो कार्डिया है, तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये जो होता है ऊपर चला जाता है, ये हाइट जो होता है इसकी जो होती है हर्निएट हर्निएट हो जाता है चेस्ट कैविटी के अंदर। जब ये हर्निएट हो जाएगा तो उसका जो लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होगा, ये अब इधर जो होगा उसकी टोन मेंटेन नहीं रहेगी, क्योंकि ये ऊपर चला गया, ये कार्डिया वाला पार्ट ऊपर चला गया है। अब इसकी टोन मेंटेन नहीं रहेगी, तो इधर से जो एसिड होगा वो बैक रिफ्लेक्स करेगा। जब एसिड उसका बैक रिफ्लेक्स करेगा तो अब उसको जो होगा वो जर्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी। डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी, कोई बंदा फैटी फूड लेता है, ठीक है, फैटी फूड लेगा तो उसकी स्टमक के अंदर फैटी फूड पड़ी हुई है, तो अब स्टमक जो होगा उस जो गैस्ट्रिक एम्प्टी है वो जो उसकी डिलेड हो जाएगी, ठीक है। उसको एम्प्टी नहीं कर रहा स्टमक को, जब स्टमक को एम्प्टी नहीं कर रहा तो बहुत ज़्यादा एसिड की इधर से प्रोडक्शन होती जा रही है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है वो बैक वो रिफ्लेक्स कर देता है, एसिड की बैक रिफ्लेक्स हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद रिडक्शन जो होता है, और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, और इसके अंदर जो होती हैं कैपेसिटी ऑफ मिकोजा जो होती है, रेपरेटिव कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाए, तो ये भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होती है, टोन होती है इसकी जो होती है वो ये डिक्रीज हो जाए, टोन जो होती है ये कम हो जाए। पहले तो था कि अगर वो फूड बहुत ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, उसकी वजह से एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो होता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, अगर वो टोन उसकी वो रिलैक्स भी नहीं है, ठीक है, तो फिर भी वो जो होता है वो ऊपर चला जाता था, एसिड इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता था, ठीक है। एक तो ये रीजन थी। दूसरी रीजन थी स्लाइडिंग स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, जो स्फिंक्टर है यही ऊपर चला गया इसमें, तो ये हो सकता था, ठीक है। अब क्या है, अब जो है इसके अंदर लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर है, इसकी टोन जो होती है वो कम हो जाना। तो ये कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें टोन इसकी कम हो जाती है? सबसे पहले तो आपने इसमें याद रखना है कैन से, एक तो ये इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है, कैन से कैफीन, ठीक है, कैफीन, कॉफी, ठीक है। और क्या हो सकता है? कैफीन, कॉफी, ठीक है। और क्या हो सकता है? चॉकलेट हो सकता है, ठीक है। आपने इसकी जगह लिखना है चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट हो सकता है, ठीक है। और ए से क्या है? ए से अल्कोहल है, अल्कोहल है और निकोटीन है। ये सारे इसके जो है रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, जो लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है उसको रिलैक्स कर देते हैं। कैफीन हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल और निकोटीन। निकोटीन किसमें? सिगरेट जो स्मोकर होते हैं, सिगरेट के अंदर स्मोकिंग जो करते हैं उनके अंदर क्या होता है? निकोटीन होती है। तो निकोटीन जो होती है वो लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है उसकी टोन जो होती है वो कम कर देती है, उसको रिलैक्स कर देती है। तो ये हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, या कैफीन हो सकता है। तो ये सारी जो होती हैं रिस्क फैक्टर होते हैं जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को कम कर देते हैं। अब जो बुक्स में है वो देखें, हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो ये भी जो होता है लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है उसकी टोन को कम कर देता है। सीएनएस डिप्रेशन, जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेते हैं उनमें भी होता है कि लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है उसकी टोन कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। तो जो प्रोजेस्टिरोन होता है वो जो होता है इधर से जो लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है, देखिए प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जब प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में रिलीज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है उसकी जो होती है टोन को वो कम कर देता है, उसको जो होता है वो रिलैक्स कर देता है। जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो अब इधर से एसिड होगा उसका बैक रिफ्लेक्स होगा। अल्कोहल होगा, ये भी हमने कर लिया। तंबाकू होगा, तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होती है, निकोटीन होती है, और ये जो निकोटीन होती है ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को कम कर देती है। तो ये आपने याद रखने हैं, सारे रिस्पेक्टर हैं इसके। ये तो इसके रिस्पेक्टर थे, क्लिनिकल फीचर थे वो हमने पहले देखे थे। तो देखें क्लिनिकल जो फीचर होते हैं उसमें क्या हो सकता है, जब इरिटेशन होगी उसमें एसोफेगस की, लोअर एसोफेगस की, तो हार्ट बर्न होगा, उसको हार्ट बर्न होगा, हार्ट बर्न होगा। और उसके बाद और क्या हो सकता है? डिस्फेजिया हो सकता है। देखिए एसोफेगस है, यहाँ से इसकी इरिटेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, जब इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो अब ये नैरो हो जाएगा। डिस्फेजिया भी हो सकता है, ओडाइनोफेजिया भी होगा, ठीक है। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया हो रहा है, ठीक है। एक तो डिस्फेजिया की ये कहा होती है, दूसरी के इन्फ्लेमेशन बार बार होने से इधर क्या हो गया? स्ट्रक्चर्स बन गया, स्ट्रक्चर्स बन गया तो ये नैरो कर दिया, तो ये डिस्फेजिया होगा, हार्ट बर्न होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सिम्टम्स होंगे ना ये प्रोवोक कब होंगे? जब वो पेशेंट लेटेगा, जब वो पेशेंट देखें ये बेड है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे पेशेंट जो होता है वो लेटा हुआ, ठीक है, जब वो पेशेंट लेटेगा तो अब उसकी क्या होगा? अब उसके जो सिम्टम्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एसिड होगा इसका बैक रिफ्लेक्स होगा उस टाइम, तो सिम्टम्स उसके इंक्रीज हो जाएंगे। उसको जो होगा हार्ट बर्न होगी, चेस्ट पेन हो रही होगी उस टाइम, ठीक है। और यहाँ बेंडिंग, वो बेंड होगा, जब वो बेंड होगा, जब वो पेशेंट होता है वो बेंड होता है, तो अब क्या होता है? अब जो एसिड होता है उसका बैक रिफ्लेक्स होता है, क्योंकि जो होता है एंगल की वजह से इसका बैक रिफ्लेक्स होगा, तो तब भी उसको जो होगा वो सिम्टम्स आ रहे होंगे। बेंडिंग होगा, स्ट्रेनिंग या लाइंग डाउन, ठीक है, तो ये सारे इसका होते हैं। डिस्फेजिया होगा, इसके अंदर वाटर ब्रैश होगा, जब इस इधर से एसोफेगस स्टमक से बैक जो होता है, एसोफेगस से जो होता है इधर एसिड है तो स्टमक से एसोफेगस में जा रहा है, बैक माउथ में जा रहा है। ये जो एसिड है तो बैक माउथ में जब एसिड आएगा तो अब माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर अल्कलाइन मीडिया होता है, तो माउथ जब एसिड इतना ज्यादा आता है तो जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो बहुत ज्यादा स्लाइवा की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देते हैं। जब स्लाइवा की प्रोडक्शन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो स्लाइवा की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाएंगे, तो उससे क्या होगा? स्लाइवा की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जिससे कहते हैं वाटर ब्रैश, उसका जो होगा वाटर ब्रैश होगा। सेलिवेशन ड्यू टू रिफ्लेक्स सिलिवरी ग्लैंड स्टिमुलेशन एंड एसिड इंटर इनटू द गलट, ठीक है। तो ये होता है वाटर ब्रैश होगा, इसके अंदर हार्ट बर्न होगा, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होगी, ठीक है।
जो एसोफेजियल सिम्टम आते हैं इसमें हार्ट बर्न होता है, डिस्फेजिया होगा, वाटर ब्लैश होगा। एक्स्ट्रा एसोफेजियल या एटिपिकल सिम्टम कहते हैं जिसमें एटिपिकल चेस्ट पेन होगी, ठीक है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन भी कहते हैं, ठीक है, मिमिक एंजाइना, और जो पेशेंट होगा गर्ड वाले वो समझेंगे उनको एंजाइना है, ठीक है, उनकी कार्डियक की प्रॉब्लम की वजह से उनको पेन हो रही है, बट उनको जो पेन होती है वो जो होती है उनको चेस्ट की वजह जो होती है, गर्ड की वजह से हो रही होती है। और ये जो पेन होती है उनको कब स्टार्ट होती है, जब स्पाइसी फूड लेते हैं, स्पाइसी फूड लें, ठीक है, स्पाइसी फूड लें, फैटी फूड लें, तो तब उनको जो होती है ये पेन पेन होती है। और ये जो पेन होती है आफ्टर होती है 30 to 90 मिनट आफ्टर आफ्टर मील, ठीक है, आफ्टर मील, जो मील के 30 to 90 मिनट के बाद जो पेन होती है, इनको रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो रही होगी या स्पाइसी फूड लेते हैं तो उसकी वजह से पेन होती है, तो ये समझते हैं कि ये जो पेन है ये जो होती है इनको एंजाइना की वजह से है, बट इनको जो पेन होती है ये गर्ड की वजह से हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्रोनिक कफ होती है, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं क्रोनिक कफ क्यों होती है, क्योंकि ये जो होती है एसोफेगस इधर से एसिड होता है बैग जाता है ट्रेकिया में, लंग में जाता है, और इसकी जो एसिड जो कफ रिफ्लेक्सेस हैं वो इरिटेट होते हैं, उसकी वजह से वो वाल इरिटेट होगी, कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट होंगे, जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसको क्या होगा, कफ होगी, एज्मा होता है, इसे नक्टर्नल डिस्निया भी कहते हैं, नक्टर्नल डिस्निया होता है, रात को उसको जो होता है जो ब्रोंकाइज होते हैं वो इरिटेट होते हैं और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, एज्मा होता है इसको। लेरिंजाइटिस होता है, लैरिंग्स में जब इसका एसिड जाएगा तो उसको इन्फ्लेमेशन करवा देगा, डैमेज करवाएगा, लेरिंजाइटिस होगा। डेंटल इरोजन होगा, डेंटल की जो ऊपर इरोजन होगा, क्यों उसकी जो वो लेयर जो होंगी वो डैमेज हो जाएगा, जो टीथ होंगे वो क्यों होते हैं, क्योंकि एसिड जो होता है, एसिड जब बैक जाएगा तो जो टीथ होंगे उनके ऊपर भी इफेक्ट करेगा, तो उनको भी डैमेज करवा रहा होगा, उनकी इरोजन करवाएगा। और उसके अलावा क्या हो सकता है, रिकरेंट चेस्ट पेन होगी, चेस्ट इन्फेक्शन होगा, उनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होगा, लंग्स का जो होगा उनको निमोनिया हो रहा होगा। निमोनिया की क्या होता है कि एसिड जब बैक जा रहा है तो जो इधर से जो नॉर्मल फ्लोरा वगैरह था वो भी बैक इसके अंदर जो होता है उसकी रिगेजिटेशन हो रही है, वो बैक जा रहा है इसके अंदर जो होता है वो उसकी एस्पिरेशन हो रहा है, वो एसिड उसकी वजह से जो थे, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया वगैरह जाएंगे तो बैक्टीरिया जो होंगे इधर लंग के अंदर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो होंगे इसको वो उसका निमोनिया करवा देंगे। तो ये इसके सारे जो होते हैं रिस्क फैक्टर होते हैं। अब एक बार इसको दोबारा देख लें, रिस्क फैक्टर के अंदर क्या होता है, जो एसोफेजियल होते हैं, जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्ट बर्न होता है, डिस्फेजिया, वाटर ब्लैश होता है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम आते हैं, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होती है, क्रोनिक कफ, एज्मा होगा, लेरिंजाइटिस, डेंटल इरोजन हो सकती है, और इनको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह पेशेंट की जो होती है प्रेजेंटेशन होती है इसमें। अब इसके अंदर जो डायग्नोज है वो किस तरह बनाते हैं, डायग्नोज के लिए सबसे पहले इसका जो होता है ना, इसको ट्रायल देते हैं, जो प्रोटॉन पंप पेशेंट हमारे पास इस तरह की हिस्ट्री के साथ आ जाए तो उसको जो होता है थोड़ी सी उसका जो होता है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करनी होती, उसका जो होता है ट्रायल देना, और ट्रायल पे उसको रखना होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होता है उसको वो दे देते हैं, प्लस उसको कहते हैं कि वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल पेशेंट का बेड है, ठीक है, तो उसे कहना है कि वो जो मील है वो 3 आवर्स 3 आवर बिफोर, ठीक है, जो होती है ना बेड से जाने से पहले 3 घंटे वो पहले जो होता है वो खाना खाए, ठीक है, रात का, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, और इसके अंदर क्या होती है, वो जो अपना हेड है उसको 6 to 8 इंच एलिवेट रखे, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल पर्सन है, ठीक है, 6 to 8 इंच उसको एलिवेट रखे अपने हेड को जब वो बेड पे लेटे। और क्या हो सकती हैं, और आपने वही कैन से याद रखना है, कैफीन से अवॉइड करें, ठीक है, वो क्या करना है, वो अवॉइड करें कैफीन से, कैफीन। और सी से क्या है, चॉकलेट, चॉकलेट। उसके अलावा क्या है, अल्कोहल और निकोटीन, स्मोकिंग, ठीक है। तो ये आपने निमोनिक से याद रखना कि इन चीज़ों से अवॉइड करना है उसने। वो मील ले थे 3 घंटे पहले, सोने से 3 घंटे पहले, एटलीस्ट 3 घंटे पहले रात का खाना ले, और वो जो रात का मील है वो बहुत ज़्यादा वो हैवी मील ना हो, ठीक है। और जब वो लेटे तो उसका जो हेड है वो बेड से 6 to 8 इंच होता है वो एलिवेट होना चाहिए। और क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में करना है, जो कैफीन है वो नहीं लेनी उसने, चॉकलेट उससे अवॉइड करना है, अल्कोहल से अवॉइड करना है, और निकोटीन स्मोकिंग वगैरह से अवॉइड करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जब भी पेशेंट इस तरह के सिम्टम गर्ड के सिम्टम के साथ आता है, तो उसका जो होता है एम्पिरिकल पीपीआई प्रोटोन पंप इनिटर देते हैं, प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर पेशेंट जो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एम्पिरिक जो होता है इसके अंदर पीपीआई से, एम्पिरिकल पीपीआई जो होते हैं उससे वो रिकवर नहीं होता, उसके जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं वो कम नहीं होते, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास जो टेस्ट होता है आपने याद रखना इसमें, टेस्ट होता है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है, वो कौन सा करना होता है, वो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करनी होती है, तो ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। अगर ये पीपीआई होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास फेल हो जाए तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग देखने दी है। ये इसके अंदर लोअर एसोफेगस के अंदर जो पीएच की मॉनिटरिंग, ठीक है, पीएच जो है ना वो देखना होता है कि पीएच कितनी है, तो उसको मॉनिटर करना होता है 24 आवर, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ठीक। अब उसके बाद कुछ और भी टेस्ट है। अगर कोई पेशेंट है
वो उसकी एज है 55 से ज़्यादा, ठीक है? 55 से ज़्यादा अलार्मिंग सिम्पटम्स हैं, तो फिर जो होता है फिर उसकी एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी भी करनी होती है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में आता है। तो अगर वो कब करते हैं? अगर उसकी 55 ईयर से ज़्यादा एज है या उसको डिस्फेजिया है, ठीक है? डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग है। डिस्फेजिया तो हम सोच रहे हैं कि मे बी इसको जो होता है स्ट्रक्चर हो गया या इसको ये हो गया कि इसको जो होता है वो कैंसर है, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है? एसोफेजियल कार्सिनोमा हो गया, ओके? तो ये एडिनोकार्सिनोमा एसोफेगस का तो ये हो सकता है, या उसको देखें कि उसको अनीमिया है, ठीक है? अनीमिया है। तो अनीमिया में क्या होता है, अगर उसको एसोफेजियल कार्सिनोमा है, फॉर एग्जांपल वो ब्लीड कर रहा है तो उसका ब्लड होता है वो कम हो जाता है, उसको अनीमिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारे अलार्मिंग सिम्टम्स है उसके, ठीक? अलार्मिंग साइन है हमारे लिए। या उसको फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग है, फीकल अकल्ट ब्लड जो होता है, फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग जो होता है वो पॉजिटिव है, ठीक है? तो इसकी स्टूल के अंदर माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन किया तो उसके अंदर ब्लड आ रहा है, उसको मोर देन 55 ईयर एज है पेशेंट की, या उसको डिस्फेजिया हो रहा है, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, ठीक है? डिस्फेजिया है, अनीमिया है, वेट लॉस है, या फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग पॉजिटिव है, तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिम्टम है। तो अब क्या करना है, अब जो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या होता है, वो करना है एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी करना होता है, एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी करना होता है रूल आउट करने के लिए कि इसको पेशेंट को जो होता है कैंसर तो नहीं है, ठीक है? या बैरेट एसोफेगस जो होता है वो तो नहीं है, ठीक? तो देखें, चॉइस इन्वेस्टिगेशन चॉइस है, इट इज डन व्हेन फेलियर टू रिस्पॉन्स पीपीआई, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पीपीआई को तब भी करते हैं, ठीक है? अगर सीवियर जो होते सिम्टम्स आ रहे हैं और वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको पहले उसको पीपीआई लो डोज दिया है, फिर उसके बाद उसको हाई डोज पे डाला है और हाई डोज पे भी अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर जो होता है एंडोस्कोपी हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अलार्मिंग जो सिम्टम्स होते हैं, मोर देन 55 ईयर्स एज है, डिस्फेजिया, अनीमिया, वेट लॉस या पॉजिटिव अकल्ट फीकल ब्लड टेस्टिंग है, तो इसके लिए जो होता है उनका जो टेस्ट करना होता है वो एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी करते हैं। और क्या टेस्ट मैंने आपको बताया, और आपने ये टेस्ट याद रखना, ये है द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ठीक है? अगर एम्पेरिकल ट्रीटमेंट उसका फेल हो जाए, इनिशियल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, तो उसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो पीएच मॉनिटरिंग है। अब देखें जो इसमें ट्रीटमेंट लिखा हुआ है वो भी देखते हैं। ट्रीटमेंट में है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो मैंने आपको बताई है कि जो प्रेसिपिटेंट है, ठीक है, उनको अवॉइड करना है, उस पेशेंट को कहना है कि आप अपना वेट लॉस करो, एक तो वेट लॉस करे पेशेंट, और एलिवेट द हेड, ठीक है? 6 to 8 इंच जो होता है उसका बेड से जो हेड है वो एलिवेट होना चाहिए, ठीक है? 6 to 8 इंच, ये चीज़ होगी। वेट लॉस का वे अपना वेट को कम करे, उसके बाद कैन ये अवॉइड करे, ठीक है? इसमें क्या है, कैफीन, चॉकलेट, अल्कोहल और निकोटीन, तो ये सारी चीज़ों से उसने अवॉइड करे, वेट लॉस करे, और वो जो मील है वो 3 आवर्स बिफोर जो उसने लेना है, ठीक है? जब भी उसने बेड पे जाना है सोने से पहले 3 आवर बिफोर उसने जो था अपना मील लेना है। उसके बाद और क्या होना है, लार्ज लेट नाइट, तो उसने बुक में किस तरह लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि अवॉइड लार्ज और लेट नाइट मील, मील के 3 घंटे पहले मील लेना है, और मील जो होता है वो रात का वो खाना कम खाना है, लार्ज मील नहीं लेना, वेट लॉस करना है, ठीक है? एलिवेट हेड को एलिवेट रखना है, और अवॉइड करना है प्रेसिपिटेंट जो लाइक फैटी फूड खा रहे हो, स्पाइसी फूड खा रहे हो तो उनको अवॉइड करना है। चॉकलेट लेते हो, सिगरेट का स्मोकिंग करते हो, उनको अवॉइड करना है, या कैफीन वगैरह ले रहे हो तो उनको अवॉइड करना है आपने, ठीक है? कॉफी वगैरह से अवॉइड करना है, ठीक है? देन ट्रीटमेंट एल्गोरिथम क्या होता है, ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक पेशेंट है, स्टार्ट उनका, जब भी पेशेंट आते हैं तो एम्पिरिकल स्टार्ट करना होता है पीपीआई, इनको पीपीआई से स्टार्ट कर देना होता है, फुल डोज पहले हमने देना होता है, ट्रीटमेंट में फुल डोज पीपीआई देना होता है, फुल डोज पीपीआई से स्टार्ट करते हैं। अगर पेशेंट होता है रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है, तो जो होती है ना कंटिन्यू मेंटेनेंस डोज पे डाल देना होता है, मीन 40 mg पर डे पे, ठीक है? पर डे पे उसको जो होता है मेंटेनेंस डोज होती है ये वाली, तो 40 mg पर डे पे उसको जो होता है हमने पीपीआई देने होते हैं। फिर उसके बाद अगर उसका जो रिस्पॉन्स है पीपीआई से अच्छा आ रहा है फुल डोज से, इफ पेशेंट अगर पुअर रिस्पॉन्स है, पेशेंट सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पीपीआई को, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को, तो फिर क्या करना होता है, फिर जो होता है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करनी होती है, और ये इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है पीएच, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर ये पॉजिटिव आ जाए, एसडी का पीएच जो होती है पीएच कम है, एसडी पीएच आ गई है, तो फिर क्या करना होता है, फिर जो होती है सर्जरी की तरफ जाना होता है, फिर उसके बाद सर्जिकल फंडोप्लिकेशन करनी होती है। ये क्या होता है कि ये स्टमक है, एसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है? तो यहाँ पे जो फंडस होता है इसको इसके गिर्द रैप कर देते हैं, ठीक है? इसे कहते हैं फंडोप्लिकेशन, इसके गिर्द रैप कर देंगे। वो डिफरेंट टाइप की होती है, 180 डिग्री कर सकते हैं, 90 डिग्री कर सकते हैं, 360 डिग्री कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो इसको रैप कर देते हैं, जब इसको रैप कर देंगे तो लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होगा, अब ये क्या होगा, इसकी टोन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ये जैसे जो पार्ट होगा ये नैरो हो जाएगा, तो अब जो होगा इसका रिफ्लेक्स उसको नहीं होगा। तो ये होता है सर्जरी में फंड एप्लीकेशन जो होता है, इसको इस तरह करते हैं। इफ नेगेटिव है, अगर इस पेशेंट को जो है
पीएच मॉनिटरिंग की 24 आवर और वो एसिडिक नहीं आई, पीएच जो होता है वो नॉर्मल है, जितनी पीएच एसोफेगस में होती है वो नॉर्मल है, तो फिर क्या करना होता है, फिर रिकंसीडर डायग्नोज को दोबारा बनाना होता है। मे बी कोई उसको और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको जो होता है वो चेस्ट पेन हो रही है, उसको बर्निंग सेंसेशन आ रही है, तो यहाँ उसको साथ उसको देने होती है एंटी डिप्रेशन देने होते हैं, मे बी वो डिप्रेशन में है तो उस वजह से उसको जो होता है कोई इशू हो रहा है, ठीक है। तो SSRI सिलेक्टिव सोटानिन रीअपटेक इन्हिबिटर दे सकते हैं, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेशन में कोई जो हम ड्रग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका जो होता है ट्रीटमेंट हमने जो इसको फॉलो करना होता है। अब देखें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो पीपीआई हम पढ़ रहे हैं, इसमें पीपीआई कौन सी देते हैं, पीपीआई जो होते हैं ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये जो पीपीआई होते हैं ना, जो एसिड की प्रोडक्शन होती है इसको कम कर देते हैं, एसिड जो होता है ना पाइटल सेल से प्रोड्यूस होता है उनको कम कर देते हैं, और इसमें कौन सी ड्रग होती है, मेप्रोजोल, लेंजोप्रेजोल या एसोमेप्राजोल होती है। पीपीआई जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ये भी एमसीक्यू आता है कि इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो ये पीपीआई है, पीपीआई जो होता है इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। पीपीआई जो होता है ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देगा, जब प्रोडक्शन कम होगी तो बैक रिफ्लेक्स कम होगा, तो उस पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे वो कम हो जाएंगे। इनहिबिट करेगा जो का ना हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप एटीपीएस पंप होंगे, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस होंगे, उनको इनहिबिट करेगा तो एसिड की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, एसिड जो होगा वो रिलीज नहीं होगा, ठीक है। पीपीआई ये हम फार्मा में पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक जो है ना सर उसमें जीआईटी में, तो उसमें हम पढ़ेंगे। पीपीआई रिलीव बोथ द सिम्टम्स एंड एसोफेजाइटिस, पीपीआई जो होता है, पीपीआई में क्या होता है, रिलीव बोथ सिम्टम ऑफ एसोफेजाइटिस एंड रिलीव, जिसके अंदर क्या होता है देखें, अगर किसी पेशेंट को साथ एसोफेजाइटिस भी है, ठीक है, एसोफेजाइटिस हो गया है और उसके जो होते हैं उसको एसिड की वजह से एसोफेजाइटिस हो रहा है, तो पीपीआई क्या करेगा, एसिड को भी कम कर देगा और एसोफेजाइटिस जो होता है उसको भी जो होता है उसको भी पेशेंट होता है उसको भी रिकवर करेगा, जो पीपीआई का ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि दो तरह के फंक्शन कर रहा है, एक तो एसिड की प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा जो होता है एसोफेजाइटिस उससे भी रिलीफ दे रहा है, ये वाला एसोफेजाइटिस से। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अब पीपीआई के जो साइड इफेक्ट है ये क्या होते हैं, ये जो होता है इसके अंदर हेडिक होगा, डायरिया हो सकता है, डायरिया क्यों हो रहा है, जब इधर से एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एसिड की प्रोडक्शन कम होगी तो अब जो होगा फूड सही से अब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उसको जो होगा वो डायरिया होगा, डायरिया होगा। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ क्लस्ट्रेडियम डेफिसाइल इन्फेक्शन होता है, क्लस्ट्रेडियम का इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि एसिडिक मीडिया जो होता है वो कम हो जाता है, जब एसिडिक मीडिया कम होगा तो इधर से जो होंगे बैक्टीरिया जो होंगे ये क्लस्ट्रेडियम जो डेफिसाइल है ये ग्रो करेंगे और ये जो होंगे जीआईटी के अंदर अपना इन्फेक्शन काज करवा देंगे, ठीक है। तो ये होता है जब भी एसिडिक पीएच जो होती है वो लाइक बेसिक होता है ना, मीडियम बेसिक हो जाता है, जब एसिड की पीएच कम होती है, जब एसिड की प्रोडक्शन कम होती है, तो फिर क्या होता है, फिर क्लस्ट्रेडियम डेफिसाइल का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनका ये साइड इफेक्ट है कि जब भी पीपीआई देते हैं तो इनके अंदर रिस्क होता है क्लस्ट्रेडियम डेफिसाइल इन्फेक्शन का, ओके। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये भी दे सकते हैं, तो इनका क्या फंक्शन होता है, ये भी HCl की जो प्रोडक्शन है, एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको कम करते हैं ये वाले, ठीक है, पाइटल सेल से, इनका भी यही फंक्शन है। और ये जो ड्रग है इसमें कौन सी ड्रग है, स्मेटिडीन है, फेमेटिडीन है और इसके अंदर फेमेटिडीन है, रिनेटिडीन है। देखिए इसका इस ये किस तरह काम करते हैं, ये होता है ना स्टमक, और स्टमक में यहाँ पे पाइटल सेल्स हैं, और ये जो इससे एंटीरोक्रोमाफिन जो सेल्स होते हैं, एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल, ठीक है, ये रिलीज करते हैं, ये जो होते हैं हिस्टामिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और ये हिस्टामिन पाइटल सेल के ऊपर जाके एक्ट करती है और इधर से एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाती है। तो जो यहाँ पे जो हिस्टामिन के जो रिसेप्टर है ना H2 रिसेप्टर होते हैं, और H2 रिसेप्टर होते हैं, तो ये जो ड्रग्स होती हैं, ये जो ड्रग है, ये ड्रग इस रिसेप्टर को पाइटल सेल के ऊपर H2 जो रिसेप्टर है इनको ब्लॉक कर देती है। जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे पाइटल सेल के ऊपर, तो अब क्या होगा, अब एसिड की प्रोडक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये ड्रग्स भी हम देते हैं, ये जो होती है एसिड की प्रोडक्शन तो कम कर देती है, ठीक है। तो इसका ये याद रखना डिफरेंस पीपीआई से कि ये एसिड की प्रोडक्शन कम कर देती है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन पाइटल सेल, डिक्रीज एसिड सेक्रेशन, दीस ड्रग रिलीव ओनली सिम्पटम विदाउट हीलिंग एसोफेजाइटिस। तो ये एसोफेजाइटिस जो होता है उसको हील नहीं करती, जस्ट ये जो होती है रिलीव देती है, उसके सिम्टम को कम करती है एसिड की प्रोडक्शन कम करवा के। बट जो पीपीआई थी इसका क्या था, ये एक तो एसोफेजाइटिस उसको रिलीव उसको जो होती है हील कर रही थी, और सेकंड होता है सिम्टम उसके जो होते हैं एसिड की प्रोडक्शन कम कर रही थी, एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर रही थी। बट ये जो ड्रग है ये जस्ट एसिड की प्रोडक्शन कम कर रही है, ठीक है, बट ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये जो होता है ये एसोफेजाइटिस को कम नहीं कर रही। साइड इफेक्ट क्या है, इसके साइड इफेक्ट हेडिक हो सकता है, ठीक है, डायरिया, क्योंकि इसके अंदर एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, दोनों में डायरिया हेडिक हो रहा है, ठीक है। उसके हेडिक डायरिया, जब एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो डायरिया हो रहा है, हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ये भी इसका रिस्क फैक्टर है। और जो स्मीटिडीन है ये क्या करवाती है, ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है इसका, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये गायनिकोमेस्टिया करवा देती है, तो मेल के अंदर गायनिकोमेस्टिया का रिस्क भी होता है अगर कोई पेशेंट स्मीटिडीन ले रहा है, ठीक है। अब
सर्जरी जो होती है, सर्जरी की इंडिकेशन क्या होती है? अगर मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो फेल हो जाए तो सर्जरी करते हैं। अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म पीपीआई उसको यूज़ कर रहा है, पीपीआई पे उसको डाल दिया, ठीक है? अब पीपीआई पे है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स ले रहा है और वो लॉन्ग टर्म के लिए उसकी चाह रही है, तो वो अनविलिंग है, ठीक है? उसको पीपीआई लेने से, तो फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसकी जो होती है उनकी सर्जरी कर सकते हैं। और सीवियर उनको रिगर्जिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एसिड को बैक जो होती है रिगर्जिटेशन, बैक रिफ्लक्स हो रहा है, ठीक है? रिगर्जिटेशन हो रही है, बैरेट एसोफेगस हो गया है, या उनको जो होता है बैरेट एसोफेगस हो गया। अब बैरेट एसोफेगस क्या है कि ये स्टमक है, स्टमक के अंदर ये जो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस इसकी स्क्वेमस एपिथेलियम है। अगर इसका मेटाप्लेजिया हो जाए, ये स्क्वेमस एपिथेलियम से चेंज हो जाए कॉलुमनर एपिथेलियम के अंदर, कॉलुमनर एपिथेलियम के अंदर जो जिस तरह की स्टमक के अंदर एपिथेलियम है उसी तरह की एपिथेलियम हो जाए विद गुबलेट सेल, विद ग्लैंड्स भी हो इसके अंदर, ठीक है? तो ये जो होती है इसे कहते हैं बैरेट एसोफेगस। स्क्वेमस एपिथेलियम चेंज हो जाए कॉलुमनर एपिथेलियम में, इसे कहते हैं मेटाप्लेजिया। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं मेटाप्लेजिया, ठीक है? और इसको कहते हैं, इस डिजीज को बैरेट एसोफेगस। और ये क्यों होती है? इस एसिड जब रिफ्लेक्स बैक आता है तो इसकी वजह से इरिटेशन होने की वजह से ये बार बार इरिटेशन होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम डैमेज होती है, और ये जो होती है इसको जो होती है वो चेंज कर लेती है कॉलुमनर एपिथेलियम के अंदर, ठीक है? तो ये होती है बैरेट एसोफेगस। जब बैरेट एसोफेगस हो जाए तो फिर भी जो होता है हमारा, हम जो होती है सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी की इंडिकेशन, सर्जरी कौन सी सर्जरी होती है? फंडोप्लिकेशन करनी होती है, जो फंडस होता है इसको इसके गिर्द जो होता है रैप कर देते हैं, और ये स्फिंक्टर जो होता है लोअर ये नैरो हो जाता है, उसकी एसिड का रिफ्लेक्स जो होता है वो कम हो जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन जो है, गर्ड की जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकती है? पहले भी हमने बात की कि जब इधर से बैक इरिटेशन हो रही है, एसोफेगस होगा, डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एसोफेगाइटिस हो सकता है, ओके? एसोफेगाइटिस हो सकता है, बैरेट एसोफेगस हो सकता है, सिक्वेमस एपिथेलियम जो होती है उसका मेटाप्लेजिया हो जाए, वो चेंज हो जाए कॉलुमनर एपिथेलियम के अंदर, तो ये हो सकता है, ठीक है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जब भी उसको जो है एसोफेजाइटिस हो गया, उसको एसोफेजाइटिस है, एसोफेजाइटिस से क्या होगा? उसका ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस, जब भी ब्लड लॉस होता है तो क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो ब्लड लॉस होगा तो उससे क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। बिनाइन एसोफेगस स्ट्रक्चर होंगे, तो उसको बार बार एसोफेगस होगी, इन्फ्लेमेशन हो गई है, इधर से इन्फ्लेमेशन होगी, अब हीलिंग हुई है, तो हीलिंग का फाइब्रोसिस हो गया, स्ट्रक्चर हो गए, तो ये नैरो हो गया है। तो ये हो सकता है हीलिंग प्रोसेस में ये जो होता है फाइब्रोसिस हुई है और इसकी जो होती है लोअर एसोफेगस को नैरो कर दिया, तो ये भी हो सकता है बिनाइन एसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। गैस्ट्रिक वल्वुलस हो सकता है, तो ये जो होती है इसको, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगर किसी को जो होता है हर्निया, हाइटल हर्निया है, ठीक है? इफ हाइटल हर्निया प्रेजेंट है, तो फिर क्या हो सकता है? फिर उसकी जो होती है ना, उसकी जो ये जो वॉल्वुलस, ये जो गैस्ट्रिक का पार्ट होता है इसके अगेंस्ट हिस्सा वो जो होता है वो रोटेट कर देता है, ठीक है? इसे कहते हैं वॉल्वुलस। तो ये इसकी जो होती है कॉम्प्लिकेशन है। एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं। पैथोफिजिया जो होती है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की, वो क्या है? वो होती है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है? रिस्क फैक्टर में स्लाइडिंग हाइटल हर्निया हो सकता है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी, लाइक वो फैटी फूड ले रहा है, ओबीस पर्सन है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर उसकी टोन कम हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म, सीएनएस डिप्रेसेंट ले रहा है, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है, वो रिलैक्स कर देता है, अल्कोहल, तंबाकू, कैफीन और चॉकलेट, ओके? इसकी क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं? टिपिकल फीचर क्या हो सकते हैं? हार्ट बर्न होता है, ओके? डिस्फेजिया होता है, और उसके बाद डिस्फेजिया होगा, हार्ट बर्न होगा, वाटर ब्लैश होगा, और एसोफेजियल जो एक्स्ट्रा फीचर क्या हो सकते हैं? जैसे एटिपिकल फीचर कहते हैं, एटिपिकल चेस्ट पेन होगी, क्रोनिक उसको कफ, उसको नक्टर्नल कफ होगी और नक्टर्नल डिस्निया होगा, लेरिंजाइटिस हो गई, और डेंटल इरोजन और रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन का रिस्क होता है। इसके अलावा डायग्नोज बनाते हैं। डायग्नोज पे सबसे पहले जब भी पेशेंट आता है इस तरह के सिम्टम के साथ, उसको एम्पिरिकल जो होता है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, एंड प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओके? इसका मोस्ट, अगर ये ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो मोस्ट एक्यूरेट जो टेस्ट है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, और अगर उसके होते हैं वो अलार्मिंग सिम्टम आ रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? वो एंडोस्कोपी करते हैं। अलार्मिंग सिम्टम में क्या है? उसकी एज मोर देन 55 ईयर है, डिस्फेजिया हो रहा है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग द फूड, अनीमिया, वेट लॉस, पॉजिटिव अकल्ट फीकल ब्लड टेस्टिंग है, तो हम सोच रहे हैं कि मे बी इसको जो होता है एसोफेजियल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा है, तो फिर एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी करते हैं। ये था डायग्नोज। ट्रीटमेंट में क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ठीक है? ट्रीटमेंट होता है और प्लस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देने होते हैं, हाई डोज से स्टार्ट करना है, अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए, ठीक है, वो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को, तो उसको मेंटेनेंस डोज पे डाल देना होता है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करनी होती है, ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। अगर ये पॉजिटिव आ जाए, एसिड है लोअर एसोफेगस में पीएच मॉनिटरिंग पे, तो फिर उसकी जो होती है सर्जिकल प्रोसीजर होता है, फंडो एप्लीकेशन करते हैं। अगर जो होता है उसकी उसको जो है वो नेगेटिव आ जाता है तो रिकंसीडर करना है डायग्नोज को, या उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल
जो है ड्रग्स कौन सी हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, और ये इसके अंदर कौन सी ड्रग है, ओमेप्राजोल हो सकती है, लेंसोप्रिजोल या इजोमेप्राजोल यूज कर सकते हैं। इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये दो तरह के जो इसके से प्रोड्यूस करती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करती है, और क्या करती है, और एसोफेजाइटिस उससे रिलीफ देती है। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, हेडिक, डायरिया, और ये आपने कभी नहीं बोलना, ये एमसीक्यू आता है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल का इन्फेक्शन का रिस्क होता है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं और उससे जो होता है पार्टल सेल से एसिड की प्रोडक्शन कम करवा देते हैं। इसमें कौन सी ड्रग है, सिमिटिडीन, डोमिटिडीन और फेमिटिडीन। सिमिटिडीन का साइड इफेक्ट आपने जो होता है ये कभी भी नहीं बोलना कि ये गायनिकोमेस्टिक करवाती है। ठीक है, डायरिया हो सकता है, हाइपोटेंशन इनके कॉमन सिम्टम्स है। सर्जरी में क्या है, सर्जरी जो फंडोप्लिकेशन करते हैं, इसकी इंडिकेशन क्या है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, ठीक है, और हमने डायग्नोज की, हमने जो होता है पीएच मॉनिटरिंग की है और ये सब बहुत ज़्यादा मिला है तो उसकी सर्जरी कर देते हैं। पेशेंट लॉन्ग टर्म जो होता है वो नहीं ले सकता, ड्रग जो होता है वो अनवेलेटिक अनविलिंग है तो फिर उसके बाद फंडोप्लिकेशन करते हैं। सीवियर स्कोरिक एजिटेशन हो रही है या बैरेट एसोफेगस हो गया है, जिसमें सिक्वेमस एपिथेलियम जो होता है चेंज हो गया कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर, तो फिर जो होता है इनकी जो होती है वो सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, इसमें जिसे कहते हैं फंडोप्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन के अंदर एसोफेजाइटिस हो सकता है, बैरेट एसोफेगस, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या एसोफेजल स्टिक्चर और गैस्ट्रिक वल्वुलस के रिस्क होते हैं ये सारे। तो ये चीज़ का ये हमारे पास था गैस्ट्रो एसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज। बाकी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।